नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के ताज़ा तरीन एपिसोड में। ठीक है, जिसमें पिछले जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की थी क्वेश्चंस वाली, उसमें मैंने 54 तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 55 से लेके, कोशिश करेंगे 100 तक जाने की, यानी कि 50-50 की लगभग मैं हर सीरीज़ जो वीडियो रहेगी सीरीज़ के हर वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है? तो बात करते हैं कि पंचायतों में 50% आरक्षण को महिलाओं के आरक्षण किन राज्यों में लागू नहीं है? देखिए, नीचे आंसर दिए गए मैंने मुझको पता है, लेकिन आपको आंसर नहीं क्लिक करने यानी मतलब आंसर नहीं देखने, अपने अपने पास से लगाइए। ऑप्शन ए आपका आंध्र प्रदेश, बी है झारखंड, सी है कर्नाटक तथा डी है गोवा। तो जो 50% महिलाओं का जो आरक्षण है वो अभी तक गोवा में लागू नहीं है, ठीक है? आई होप क्लियर हुआ, पहले से ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जो महिलाओं का जो आरक्षण है 50% से ऊपर का, वो अभी तक गोवा में लागू नहीं है, ठीक है? और महिलाओं के आरक्षण से संबंधित जो अनुच्छेद है वो है 243 डी, ठीक है? आगे बात करें तथा महिलाओं का जो आरक्षण है वो है 1/3 स्थान, ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? ये तो भाई बच्चे बच्चे को पता होगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मैंने आपको बताया था कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, नेहरू जी के द्वारा की गई थी, ठीक है? तथा 1953 में एक नई योजना चालू की गई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के साथ ही राष्ट्रीय प्रसाद सेवा, और दोनों फेल मार गई थी। फिर उसके बाद में इनके ही मतलब कह सकते हैं कि ये क्यों फेल मारी थी, इसको इस बात को पता लगाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था। मैंने आपको सारा कुछ बताया था, ठीक है? तो कुल मिला के 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, ठीक है? जिसके अंतर्गत स्वच्छता, पेयजल, आवास, चिकित्सा, शिक्षा जैसे कार्यक्रमों पर बल दिया गया था, ठीक है? अगला पॉइंट आ जाता है, अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? संतानम समिति, जी बी के राव समिति, अशोक मेहता समिति, एल एम सिंघवी समिति। तो निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? आपको बताना पड़ेगा। तो जी बी के राव मैंने आपको बताया था, जी बी के राव समिति ये भी पंचायत से संबंधित थी। एल एम सिंघवी, इसने तो पंचायतों को एक कह सकते हैं कि संवैधानिक दर्जा देने की ही बात कही थी। अशोक मेहता समिति से द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की कह सकते हैं कि सिफारिश की थी अशोक मेहता ने, ठीक है? तो कुल मिला के जो संथानम समिति है, यानी कि ऑप्शन ए, तो ये जो समिति थी इसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समिति नहीं है। यह समिति विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उपाय से संबंधित है, ठीक है? और इस समिति की सिफारिश पर सरकार ने सीबीसी की स्थापना की थी, ठीक है? तो कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा संतानम समिति। अगला पॉइंट आ जाता है कि इटावा परियोजना का संबंध किससे है? इटावा परियोजना का संबंध किससे है? ग्रामीण विकास से, औद्योगिक विकास से, शहरी विकास से तथा जनजातीय विकास से। तो सबको पता है कि जो इटावा परियोजना थी, इसी को अपडेट करके मतलब कि जो वो बनी थी, क्या कह सकते कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, तो वो इटावा परियोजना का ही अपडेटेड भाग था। तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित थी, ठीक है? तो इटावा परियोजना का संबंध ग्रामीण विकास से है। यह पायलट प्रोजेक्ट इटावा जिले के 64 गांवों में वर्ष 1948 में शुरू किया गया था, ठीक है? बाद में 1956 तक ही आते आते 366 गांवों तक इसका विस्तार हो गया था, ठीक है? आगे क्वेश्चन आ जाता है अगला, इटावा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था इटावा परियोजना की शुरुआत तो 1948 में ही हो गई थी, ठीक है? 1948 में 64 गाँव को लेके हुई थी, इटावा जिले के 64 गाँव को लेके इटावा परियोजना की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में 1956 आते-आते इसका भी जो विस्तार था वो 366 गाँव पे हो गया था, ठीक है? और बाद में इसी को अपडेट करके मतलब कि इटावा परियोजना का ही अपडेटेड रूप था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय प्रसाद सेवा है, ठीक है? अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, सरकारी समिति तथा न्याय पंचायत। निम्न में से कौन सी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है? तो सिंपल सी बात है, जो सरकारी समिति होती है, सरकारी समिति तो ये तो ऑलरेडी सरकारी समिति है, ठीक है? तो ये पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। ग्राम पंचायत या कह सकते हैं ग्राम सभा, ये पंचायती राज का हिस्सा है। ग्राम पंचायत ये पंचायती राज का हिस्सा तथा न्याय पंचायत ये भी पंचायती राज का हिस्सा है। लेकिन जो सरकारी समिति, वहीं अगर बात करी जाए कि क्षेत्रीय समिति की, तो क्षेत्रीय समिति जो होती है वो पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा है। जिला पंचायत है वो पंचायती राज का हिस्सा रहेगा, लेकिन जो सरकारी समिति होती है ये पंचायती राज का हिस्सा नहीं है। तो सरकारी समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत ये तीनों ही पंचायती राज संस्थाएं हैं। सरकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा प्रदान किया गया था। इम्पोर्टेंट है कि जो सरकारी समिति होती है क्या वो संवैधानिक है या नहीं है? तो सरकारी सहकारी समितियां हैं, तो सिंपल सी बात है सहकारी समितियां तो संवैधानिक तो होंगी, लेकिन इनको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 97 संशोधन यानी कि 97
97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9 बी जोड़ा गया था, ठीक है। और इस भाग के अनुच्छेद 243 जेड एच के 243 से जेड टी तक सरकारी समितियों के बारे में प्रावधान है। 9 बी 243 जेड, ओके, हाँ 9 बी जोड़ा गया होगा तथा 97वें संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इसका इसके संबंधित जो अनुच्छेद है 243 जेड जी तक मैंने आपको बताया था, वो थे 74वें संविधान संशोधन के में जो जोड़े गए थे अनुच्छेद, वो 243 पी से लेके 243 पी से लेके 243 जेड एच तक थे, सॉरी जेड जी तक थे। और उसके बाद में 243 जेड एच से लेके 243 जेड टी तक ये आपके आ जाते हैं सहकारी समितियों से संबंधित, तथा ये 9 बी में जोड़े गए थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सर्वप्रथम कितने विकास खंडों में चालू किया गया था। मैंने आपको बताया था सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम था वो 55 विकास खंडों में चालू किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सबसे पहले 55 विकास खंडों में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि सामुदायिक विकास एक ऐसी समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जा सकता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आ जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए भारत ने अमेरिका के साथ में समझौता किया था। और जो इटावा परियोजना है वो मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका का के ही उस पे लागू की गई थी। और उसके बाद में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है वो अमेरिका का एक फाउंडेशन था, ठीक है, इसका फोर्ड फाउंडेशन, हाँ फोर्ड की आप गाड़ी से इसको रिलेट कर पाएंगे। फिलहाल फोर्ड की गाड़ी जो है वो इंडिया से चली गई है या कह सकते हैं एजेंसी जा चुकी है। तो जो फोर्ड फाउंडेशन था उसके सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई था। ये फोर्ड फाउंडेशन जो था ये अमेरिकी फाउंडेशन था, ठीक, या अमेरिका का एनजीओ था, ठीक है। तो उल्लेखनीय है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में गांधी जी के जन्म अवसर पर यानी कि 2 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। इसका उद्देश्य ग्रामीण विकास करना था। अगला क्वेश्चन आ जाता है विकेंद्रीयकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। सी राजगोपालाचारी ने, जीवी कृपलानी ने, बलवंत राय मेहता ने, या फिर अशोक मेहता ने। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की जो सिफारिश थी वो सबसे पहली जो समिति गठित हुई थी बलवंत राय मेहता जी द्वारा की। और तो इन्होंने ही बोला था कि जो कह सकते हैं कि पंचायती राज का या कह सकते हैं कि पावर का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो कह सकते हैं कि सिफारिश की थी वो बी आर मेहता द्वारा की गई थी, बलवंत राय मेहता द्वारा, ठीक। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। 11वीं अनुसूची में दर्ज विषय नहीं है। पेयजल, पुस्तकालय, परिवार कल्याण तथा अग्निशमन सेवाएं। सिंपल सी बात है कि पेयजल ये भी मूलभूत सुविधा है, पुस्तकालय ये भी शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधा है, परिवार कल्याण ये तो मूलभूत सुविधा है ही, क्योंकि अगर आपका एक परिवार है तो उसके कल्याण के लिए आपको कार्य करना ही पड़ेंगे। लेकिन अग्निशमन सेवाएं ये मूलभूत सुविधा नहीं है, कह सकते हैं ये 11वीं अनुसूची का विषय नहीं है, ठीक है। तो अग्निशमन सेवाएं इसमें शामिल नहीं है। तो 11वीं अनुसूची में जो दर्ज कह सकते हैं कि 29 विषय दिए गए हैं तथा ये जो अग्निशमन सेवा है ये बेसिकली नगरों के लिए तथा ये 12वीं अनुसूची में का विषय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तो 11वीं अनुसूची के 29 विषय जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है तथा अग्निशमन सेवाएं ये नगर पंचायत से संबंधित है, ना कि ग्राम पंचायत से। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल नहीं था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा डिजिटलीकरण। तो सिंपल सी बात है आपका डिजिटलीकरण इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। और डिजिटलीकरण को बेसिकली कह सकते हैं कि जमीनी तौर पे जो बढ़ावा मिला वो वर्तमान में 2014 में बीजेपी सरकार आने के बाद ही मिला था। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब चला था आपका 1952 में। तो इससे भी आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। आगे बात, और उस समय तो डिजिटलीकरण कहाँ यार, कॉमन सेंस वाली बात है। बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का जो प्रावधान है किस राज्य में है। अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किस राज्य में। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल। तो अल्पसंख्यकों के लिए, अच्छा अल्पसंख्यक यानी कि कह सकते हैं कि मुसलमानों के लिए जो पंचायतों में आरक्षण इसका प्रावधान किस स्टेट में है। तो बेसिकली हमारे अकॉर्डिंग तो ये पश्चिम बंगाल में है, बाकी एक बार इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के लिए पंचायतों में आरक्षण आंध्र प्रदेश ने दिया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे तो अल्पसंख्यकों यानी कि कह सकते हैं कि जो मुसलमान है या फिर कोई अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो धर्म है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसको आप रिलेट कर लें, ठीक है। तो उनके लिए आरक्षण का जो प्रावधान है वो
कह सकते हैं कि देश का कौन सा ऐसा कह सकते हैं कि स्टेट है जिसने किया है, तो वो हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अधीन किया जाता है? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन है कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय तथा इनमें से कोई नहीं, या फिर कह सकते हैं पंचायती राज मंत्रालय। अब तो हालांकि पंचायती राज मंत्रालय अलग बन गया, लेकिन जो जिस समय ये पुस्तक छपी थी उस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो क्रियान्वयन था वो कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है, तो ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य था ग्रामीण जनता का मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, गांव के में उत्तरदायी तथा क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना, ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर तथा प्रयत्न परिवर्तनशील बनाना। तो उपरोक्त सभी तीनों इसका हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक पॉइंट आता है कि सामुदायिक विकास क्रियान्वयन कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रारंभिक काल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार में योजना मंत्रालय के अंतर्गत था। ठीक है। यानी जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है पहले योजना मंत्रालय के अंतर्गत आता था और अभी वर्तमान में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठन कितने स्तर पर लागू किया जाता है? ठीक है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो संगठन है इसको बेसिकली 5 स्तर पे कह सकते हैं कि 5 स्तर पे लागू किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। और वो 5 स्तर मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि केंद्र सरकार के बाद में आ जाता है राज्य सरकार में आ जाती है बाद में जिला स्तर के बाद में क्षेत्र स्तर या खंड स्तर, उसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर या ग्राम स्तर। तो कुल मिला के जो सामुदायिक विकास योजना का जो संचालन है वो बेसिकली 5 स्तर इसके हो जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सामुदायिक ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 स्तर दिए गए तो 3 स्तर में बहुत सा बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो संगठन है या उनकी योजनाएं है वो कितने स्तर पे लागू की जाती है। तो बेसिकली 3 स्तर, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। पब्लिक को तो जो बाकी जिसको नहीं नॉलेज है वो तो इतना ही पढ़ेगा ना, लेकिन आपने तो पढ़ लिया है। आगे चलते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत नीति मूल्य थे। ठीक है, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत जो प्रमुख मूल्य थे वो कौन से थे? सामाजिक न्याय, सहभागिता तथा समानता। हालांकि ये सभी थे, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रसार सेवा की जो शुरुआत की गई थी कब की थी? मैंने आपको बताया था 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तथा 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत हुई थी और सेम उसी दिन हुई थी, यानी कि 2 अक्टूबर 1953 को। और धन की कमी के कारण इसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया था कुल मिला के। ठीक है, बात करते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? संघीय सरकार, संसदीय सरकार, स्थानीय सरकार या लोकतांत्रिक सरकार। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है स्थानीय सरकार। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन बनता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया? मैंने आपको बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था 1957 में। इसने 1957 के नवंबर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित नहीं है? बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, रघुराम राजन तथा एल.एम. सिंघवी। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा नहीं है? रघुराम राजन समिति, सिंपल सी बात है। बलवंत राय मेहता तो पहली समिति थी, अशोक मेहता दूसरी समिति थी, एल.एम. सिंघवी तीसरी समिति। ठीक है, तो ये तो पंचायती राज से ही संबंधित समितियां हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो 1959 में सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ प्रारंभ किया गया था? मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो नागौर जिला है, तो नागौर जिले में स्टार्ट किया गया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा किया गया था। ठीक है, और राजीव गांधी के बट्टे पे किया गया, सॉरी 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 माननीय कह सकते कि महात्मा गांधी जी के बर्थडे पे 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत राज व्यवस्था का कह सकते हैं कि शुभारंभ किया गया था। बात करते हैं कि बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो ये तो 1957 में समिति गठित हुई थी तथा 1957 में ही इसने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी तथा नवंबर में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से सॉरी ये वाला आ जाता है कि ग्राम पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है यानी कि गलत है? पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, सही है। 21 पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है कि ग्राम सभा है? चलिए इसको छोड़ दीजिए। बात करते हैं 21 वर्ष की आयु का गांव का प्रत्येक नागरिक ग्राम सभा का सदस्य माना जाएगा। बिल्कुल गलत बात है, यही असत्य हो जाएगा। ये तो 18 वर्ष की आयु का जो कह सकते हैं कि नागरिक होता है वो ग्राम सभा का सदस्य हो जाता है। 21 वर्ष की आयु का सदस्य तो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने की योग्यता रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन सही है कि पंचायती राज संस्था की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है। ठीक है। अगले अगले भी 2 ऑप्शन है, लेकिन हालांकि मैंने आपको बता दिया कि ऑप्शन बी आपका गलत रहेगा। ग्राम पंचायत या कह सकते हैं ग्रामीण स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रम निर्धारित करती है, तो सिंपल सी बात सही है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष की होती है, ये भी सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि
स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करती है? तो स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियाँ राज्य सरकार से, केंद्र सरकार के संविधान द्वारा। तो स्थानीय जो सरकार है वो अधिकार एवं शक्तियाँ एक तो राज्य सरकार से प्राप्त करती हैं तथा केंद्र सरकार से भी करती है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के कानून बना के, तो संविधान में तो ऑलरेडी वर्ड था ही, तो हालांकि इसका ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ यानी कि राज्य सरकार द्वारा तथा संविधान द्वारा। ठीक है, तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। जैसे सिंपल सी बात है कि स्थानीय लेवल पे जो कह सकते हैं कि रूल बनाने का अधिकार तो राज्य सरकार को होता है, पहली बात तो राज्य सरकार तो यहाँ पे आ ही जाएगी। अब बात करते हैं संविधान किस तरीके से इनको अधिकार प्रोवाइड करता है, तो वो हो जाता है कि अनुच्छेद 243, इस अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक, तो जो स्थानीय सरकार है या ग्राम पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान है वो 243 में दिए गए, जो कि संविधान द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 तथा 4। ठीक है, हालांकि बात करते हैं अगर केंद्र सरकार की, तो जो रूल्स बनते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा ही बनाए जाते हैं, कह सकते हैं कि संसद द्वारा बनाया जाता है। हालांकि अगर इसमें संसद होता तो वो ज्यादा इफेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था, मतलब कि कह सकते हैं कि उसका तो ऑप्शन यहाँ पे पढ़ना लाजमी था। तो केंद्र सरकार थी, इस वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि इन दोनों में केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के कानून से। ठीक है, तो कुल मिला के आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपका संसद है तभी आप वहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट होनी चाहिए। बाकी आप राज्य सरकार तथा संविधान द्वारा राज्य सरकार तथा संविधान में 100% एक तरीके से कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? पंचायती राज मामले में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है, ये तो अशोक मेहता समिति ने सीधा सीधा बोला था। त्रिस्तरीय व्यवस्था करने वाली, ये नहीं बोला था। अशोक मेहता समिति ने सीधा बोला था कि द्विस्तर पे होनी चाहिए। अशोक मेहता, मैंने आपको बताया था अशोक मेहता 2 नाम हो गए। ठीक है, तो 2 स्तर की जो इन्होंने सिफारिश की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था कार्य प्रणाली की शुरुआत हेतु 1970 में जनता पार्टी में अशोक मेहता समिति बनी थी। ठीक है, सिंपल सी बात, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, और 1970 में बनी थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत में पंचायती राज दिवस, तो पंचायती राज दिवस आपका मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ठीक है, चूंकि 24 अप्रैल 1993 को ही 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, इसी के उपलक्ष्य में इसी दिन यानी कि 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का तथा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो लोक जो स्थानीय स्वशासन है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का हो जाएगा। ठीक है, बस ज्यादा लोड लेना नहीं है। आगे चलते हैं कि जिले के विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किस जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का सुझाव किसने दिया था? तो जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी बनाने का जो सुझाव था वो अशोक मेहता समिति ने दिया था। मैंने आपको बताया था कि अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पे उसको कह सकते हैं कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की बात की थी, जहाँ पे इसने जिले को धुरी बनाया था तथा इसने बोला था जिले के नीचे मंडल लेवल पे कह सकते हैं कि 15-20 हजार की जनसंख्या पे एक क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाना चाहिए, जिसको मंडल पंचायत बोला जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के इसने जो अशोक मेहता समिति थी, इसने ही जिले को विकेंद्रीकरण की धुरी का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला पूरे देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला, तो वो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी कि वर्ष 1959 में आंध्र प्रदेश ने पूरे प्रदेश में, सॉरी मेरे माइंड से ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया था। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य था जिसने अपने पूरे राज्य में यानी कि राज्य के पूरे क्षेत्र में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी, तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। वहीं अगर ये बात की जाए कि निम्न पूरे देश में कौन सा प्रदेश था जिसने अपने यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू की थी, हालांकि वो सिर्फ नागौर जिले में हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर बात की जाए पूरे प्रदेश में अगर लागू करने की बात, तो वो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो और पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद में सबसे पहले जो चुनाव हुए थे वो चुनाव करवाए थे मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी फैक्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बात करते हैं कि 1959 में आंध्र प्रदेश पूरे प्रदेश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य बना था। उल्लेखनीय है कि देश में पंचायत व्यवस्था लागू करने वाला पहला जिला नागौर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। नागौर ने 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायत व्यवस्था की शुरुआत की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ठीक है, कि मंडल पंचायत के गठन का सुझाव किस समिति द्वारा दिया गया? तो मंडल पंचायत मैंने आपको बताया था अशोक मेहता समिति ने मंडल पंचायत के गठन का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो अशोक मेहता तो 1977 में इसका गठन हुआ था, और 1978 अगर कहीं हो रहा हो तो 1978 आप लगा दीजिएगा। ठीक है, 77 में तो गठन ही हुआ था। ठीक है, तो 86 में आपका 78 है। ठीक है, तो 1978।
आगे बात करते, ये हो गया ना मंडल पंचायत, तो मंडल पंचायत अशोक मेहता ही थी, ठीक है, कोई लोड लेना ही नहीं है। आगे अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किस समिति द्वारा पंचायतों के कार्य में राजनीतिक दलों के खुलकर भाग लेने का समर्थन किया गया था? ये तो अशोक मेहता समिति हो गई थी, क्योंकि इसी ने बोला था कि राजनीतिक दलों को खुल के भाग आना चाहिए, यानी कि कह सकते हैं कि पंचायतों के चुनाव में। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि रिवाइ क्या है, रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, यार बहुत ज्यादा अंग्रेजी है, कुल मिला के इसके विषय पर किस समिति का गठन किया गया था? ये मुझको भी नहीं पता है, देख लेते हैं आंसर। एल एम सिंघवी समिति, वर्ष 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ये विषय पर एल एम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। इस समिति द्वारा पंचायत विषय को संविधान में शामिल करने के साथ ही वित्तीय संसाधनों को उपलब्धता सुनिश्चित करने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट की जो के विषय के लिए जो समिति का गठन किया था, एलएम सिंघवी समिति थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, 1986 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बन जाता है, तो एलएम सिंघवी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में अशोक मेहता समिति के मॉडल को लागू, अशोक मेहता समिति यानी कि द्विस्तरीय पंचायती राज, और द्विस्तरीय पंचायती राज जो है वो कर्नाटक में लागू की गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। और पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, आंध्र प्रदेश में सॉरी पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। और अगर आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ग्राम सभा, हाँ, ग्राम सभा का सदस्य चुना जाता है जो वयस्क हो चुका हो, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, जिसका पंचायत के निर्वाचन नामावली में नाम हो, प्रत्येक गांव का प्रत्येक निवासी, तो जिसका पंचायत की निर्वाचन सूची में नाम होएगा वही ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन ये हमारा आता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के संदर्भ में असत्य कथन है, यह ऊपर से नीचे की ओर का विकास मॉडल है, सही बात। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, लेकिन 1952 के संदर्भ में बात कर रहा है, ये तो कथन खैर असत्य कथन, असत्य कथन पूछा तो ये तो सही है। अगला बात आता है ये नीचे से ऊपर को, नीचे से ऊपर की ओर, तो यार कोई डेवलपमेंट होता ही नहीं, हमेशा डेवलपमेंट ऊपर से नीचे की ओर होता है, अगर मतलब कि कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में अगर आप बात करें तो, ठीक है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से लागू, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो इसमें स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी नहीं बना, चूंकि उस समय स्थानीय संस्थाएं बनी कहाँ थी, पंचायत सामुदायिक विकास कार्यक्रम तो 1952 में ही लागू हो गया था, उस समय तो स्थानीय संस्थाएं थी ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के ये ऊपर से नीचे की ओर मॉडल है, तथा ये वाला आपका गलत हो जाएगा, नीचे से ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ष 1985 में योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु किस समिति का गठन किया गया? 1985 की बात की जाए तो उस समय एलएम सिंघवी, नहीं 1986 में एलएम सिंघवी बनी थी, ठीक है, और 1985 में बनी थी जीवी के राव समिति, ठीक है। तो योजना आयोग द्वारा 1985 में जीबी के राव समिति का गठन हुआ था, ठीक है। और कुल मिला के गरीबी उन्मूलन के लिए फलाना फलाना फलाना, तो कोई ये भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बस याद रखना कि जीबी के राव समिति 1985 में बनी थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा बनाई गई थी। और वहीं अगर बात की जाए जो दूसरी समिति, यानी कह सकते हैं कि एल एम सिंघवी समिति, वो 1986 में बनी थी, ये भी राजीव गांधी द्वारा बनाई गई थी। और उसकी के बाद में, यानी कह सकते हैं कि 1986 के बाद में ही राजीव गांधी सरकार द्वारा 65वां संविधान संशोधन विधेयक लेके आया गया था, जो कि पास नहीं हुआ था, राज्यसभा में फेल हो गया था, मैंने आपको सारा बता रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं कि पंचायत समिति के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? पंचायती राज व्यवस्था का पंचायत पंचायत समिति, ठीक है, ये मध्यवर्ती स्तर है, सही बात है, ठीक है। खंड के सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच इसके सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को खंड विकास आयुक्त बोलते हैं, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं, ये भी सही है। और असत्य पूछा गया कि पंचायत समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा, भाई इसका जो अध्यक्ष होता है वो कह सकते हैं कि जो बीडीसी मेंबर होते हैं उनके द्वारा अपने में से ही चुना जाता है, तो डी वाला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको बताया था। आगे बात करते हैं कि राजीव गांधी की सरकार द्वारा पंचायतों की दिशा सुधारने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो पंचायतों की दिशा सुधारने हेतु राजीव गांधी द्वारा दिशा सुधारने हेतु कौन सी ये हो गई थी आपकी, एल एम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। हालांकि राजीव गांधी द्वारा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं 91 का क्या था, तो ये हो जाएगा एल एम सिंघवी समिति का गठन किया गया था 1986 में। इस समिति का कार्य पंचायतों की सुधार हेतु सकारात्मक कदम उठाने हेतु सरकार को सुझाव देना था। समिति द्वारा स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने के साथ साथ सरकार का तीसरा स्तर घोषित करने की सिफारिश की गई थी, ठीक है, तो मैंने आपको से बताया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, तथा वोट डालने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ तक हो गए हमारे 95 क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूँ, चलो ये करवा ही देता हूँ, दो और क्वेश्चन, ठीक है। संविधान की 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायत के संदर्भ में अनिवार्य प्रावधान है, 11वीं अनुसूची के संदर्भ में संविधान
जो अनिवार्य प्रावधान है पंचायत के संबंध में, पंचायत के तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो तीन सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक सही बात है। लेकिन अध्यक्ष के लिए अलग अलग हो जाता है, वो अलग बात है। बात करते हैं माध्यमिक तथा जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, हाँ ये भी सही है। तो अनिवार्य प्रावधान कौन सा है? तो ये तो सही है। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये भी सही। तो ऊपर तो सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन जाता है कि पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकास, ग्रामीण स्तर पर उच्च राजस्व का संग्रह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव भी नहीं करता है, उच्च राजस्व भी नहीं देता है, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक विकास ये करता है। यानी कि ऑप्शन बी आपका होना चाहिए, तो ऑप्शन बी ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बन जाता है कि पंचायत के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? प्रत्येक राज्य में पंचायत अपने प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्षों की निश्चित अवधि तक कार्य करेगी, सही बात है। सत्य कथन ही पूछा गया है। पंचायत की अवधि की समाप्ति से पूर्व ही नए निर्वाचन करवा लिए जाएंगे, ये भी सही बात थी। ठीक है, विधि द्वारा विहित प्रक्रिया के द्वारा इन्हें 5 वर्ष की अवधि से पूर्व ही विघटित किया जा सकता है, ये भी सही बात। तो ऊपर सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि पी के थुंगल समिति में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सुझाव दिए गए थे। पी के थुंगल संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, संघ सूची में शामिल करना, ऊपर एक दोनों या फिर कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो इसने संघ सूची में शामिल करने की बात की थी तथा संवैधानिक दर्जा देने की भी बात की थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था पी के थुंगल पी के बहुत बड़ी बात बोल गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि 11वीं अनुसूची के अनुसार पंचायतों को कितने विषय पर कार्य करने का अधिकार प्राप्त है? बेसिक पंचायतों के संदर्भ में 29 विषय दिए गए थे, लेकिन अभी तक कह सकते हैं। और वहीं अगर 12वीं अनुसूची की बात की जाए तो 12वीं अनुसूची में लगभग 18 विषय प्रोवाइड किए गए हैं नगर पंचायतों को या नगरीय निकायों को। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि निम्न में से मिलान कीजिए। अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1970 में, सही बात है। जी वी के राव समिति का गठन हुआ था 1985 में। 85 नहीं, जी वी के राव, हाँ 1985 हुआ था। उसके बाद में सिंघवी समिति हो गई थी 1986। तो कुल मिला के ए में तो एक ही है। ठीक है, तो ए में तो सब में ही एक है। उसके बाद में अगर जी वी के राव समिति के बारे में बात की जाए तो ये हुई थी 85 में। तो बी में आ जाएगा 3। बी में 3 किसमें है? एक इसमें है और एक इसमें है। तो बीच वाले दो तो निगलेक्ट हो गए। उसके बाद में अगर बात करें एल एम सिंघवी समिति, यानी कि डी में हो जाएगा आपका 2। तो डी में 2 किसमें है? ऊपर वाले में ही है, डी में 2। तो ऑप्शन हो जाएगा जहां तक ऑप्शन ए। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए। आगे चलते कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित असत्य कथन है, यह केंद्र सूची के अंतर्गत शामिल है। तो पंचायती राज व्यवस्था है जो है, ये राज्य सूची का बेसिकली राज्य सूची का अंग है। पहली बात तो असत्य कथन पूछा है, तो यही असत्य हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, सही बात है। 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग का गठन होता है। प्रत्येक 5 कार्यकाल इसका पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सही बात है। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर्गत रखा गया, हाँ तो ये भी स्वैच्छिक के अंतर्गत। तो कुल मिला के 99 में असत्य कथन पूछा गया, तो ये हो जाएगा आपका 99 में ऑप्शन ए। ठीक है, मैंने आपको बताया तो 99 में ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय। आगे क्वेश्चन आ जाता है 103 नंबर का कि निम्न में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? असम, केरल, त्रिपुरा, नागालैंड। तो मैंने आपको बताया था कि जो नागालैंड है, नागालैंड में ही तो नहीं है। सी है ना, नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला के यहाँ तक हमारे हो गए लगभग 50 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, कल हम बात करते हैं 104 से लेके 150 तक के बारे में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।